गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपके जो चैप्टर पढ़ रहे थे शरीर में गति, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, इसमें अभी तक हम इस चैप्टर में जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि पहले गति किसे कहते हैं। ओके, गति का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी स्थान परिवर्तन गति कहलाता है। और इसे अगर हम अपने शरीर के सापेक्ष में माने, शरीर के रूप में माने, तो है कि हम हमारे शरीर में अंगों की स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? गति। ओके, इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं बच्चों कंकाल, जो हमारे स्केलेटन है, बॉडी स्केलेटन हुआ, वो हम पढ़ चुके हैं। और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो इसके स्केलेटन के मेन 5 पार्ट्स होते हैं। ओके, उसमें पहला हमने पढ़ा था स्कल, सेकंड हमने पढ़ा था मस्तिष्क यानी रिब केज, थर्ड हमने पढ़ा था बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, एंड फोर्थ हमने पढ़ा था लिम्ब जोइंट्स यानी हाथ और पैरों की अस्थियां। और ये सभी अस्थियां आपस में जितने भी हमने पढ़े हैं विभाग, ये सब जुड़ करके एक क्या बनाते हैं? कंकाल। यानी कंकाल को हम कह सकते हैं हड्डियों के ढांचे को। जब हड्डी आपस में मिल जाती है, जुड़ जाती है और उनमें ढांचा तैयार होता है, तो कहते हैं हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। तो कल के चैप्टर में हम बच्चों हमने पढ़ चुके हैं इन 4 चीजों के बारे में। एक हमारा पहले क्या था, वो था हमारा संधि यानी गर्डल्स। ओके, अब संधि क्या होती है, गर्डल्स क्या होते हैं बच्चों? देखिए, हमारे शरीर के अंदर जब हम किसी संधि की बात करते हैं तो जितने जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स यानी ये एल्बो जॉइंट्स, ओके, ये हाथ का जॉइंट, रिस्ट जॉइंट यानी कलाई वाली, ये फिंगर में होता है, उंगलियों में होता है, तो ये हमारे घूम सकती हैं। ओके, नेक जॉइंट होता है, यहाँ पे गर्दन में जो जॉइंट्स होते हैं, आपके पैरों में जॉइंट्स होते हैं, घुटने में, नीचे टार्सस में, कल हमने पढ़ा था, सब में जॉइंट्स होते हैं। तो इन्हीं जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं इनको कहते हैं संधि यानी गर्डल्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि शरीर में विभिन्न गतिविधियों अर्थात गति के लिए विभिन्न प्रकार की संधियां पाई जाती हैं, है ना? यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों अर्थात गति के लिए विभिन्न प्रकार की शरीर में संधियां यानी गर्डल्स पाई जाती हैं। गर्डल्स भी बच्चों 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है चल संधि और दूसरी होती है अचल संधि। चल संधि यानी मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो हमारी जो जॉइंट्स हो जो हमें मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे ये एल्बो जॉइंट है तो हम इसको हाथ को मूव कर सकते हैं, तो ये कौन सी होगी? चल संधि, मूवेबल जॉइंट है ये हमारी। इसको भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं हाथ को, यहाँ पे भी क्या है? ये चल संधि, ठीक है ना? जहां से हम हाथ को अपने घुमा सकते हैं, ये सब क्या होती है? चल संधि। दूसरी होती है इनमूवेबल जॉइंट्स, यानी वे जॉइंट जहाँ पे हड्डियां एक दूसरे से मिल तो रही है लेकिन वो हमें मूव करने में, गति करने में हेल्प नहीं करती है, यानी उनमें गति नहीं होती है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था स्कल, और स्कल में हमने पढ़ा था कि जो हमारा लोअर जॉइंट है, लोअर जो है निचला जो है, ये तो गतिशील होता है ना, और बोलने में और गुर्दे को चबाने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन अपर जॉ, जो ऊपर का जो जबड़ा है बच्चों, ये इनमें गति नहीं होती है। दूसरे स्कल पढ़ा था हमने, स्कल में जो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं जो कि क्रेनियम बनाती हैं, ठीक है ना? तो उसको भी क्या होता है, इसमें भी जो जितनी भी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती है वो सब अचल होती है, यानी उनमें मूवमेंट नहीं होता है। तो संधि बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक बार हम लिखते हैं संधि का होता है यानी विभिन्न गतिविधियों अर्थात गति के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की, यानी अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार की संधियां पाई जाती है। समझ में आपको? यानी जो गति देती है हमारी बॉडी को, उसमें विभिन्न प्रकार की
संधियां यानी जॉइंट्स ये पाए जाते हैं, गर्डल्स पाई जाती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया गर्डल्स भी हमें बताया दो प्रकार की होती है, एक होती है चल और दूसरी होती है अचल। तो संधि भी जो है यहाँ पे लेते हैं, संधि क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है चल संधि, दूसरी होती है अचल संधि। ओके, यानी हम कह सकते हैं इसको मूवेबल जॉइंट और इसको हम कह सकते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। ओके, मूवेबल जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स दो प्रकार की संधियां होती हैं, चल संधि और अचल संधि। अब हम बात करते हैं बच्चों चल संधि की, यानी मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स कितने प्रकार की होती हैं और कहां-कहां हमारे शरीर में होती हैं। ओके, तो हम बात करते हैं चल संधि। हम फर्स्ट लेते हैं बच्चों, वो है हमारा कंदुकथलिका संधि। कंदुकथलिका संधि। ओके, यानी इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैंने आपको ये इंग्लिश का नाम इसलिए बताया बच्चों, कंदुकथलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए इस संधि में क्या होता है, कंदुकथलिका संधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो जो एक जो भाग होता है वो पता है, जैसे कि हमारे इसको जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमारे कंधे की जो जॉइंट्स होते हैं इनको ही हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। समझ में आ रहा है, इसमें क्या होता है, एक बॉल के जैसा गोल गोल हिस्सा हड्डी का दूसरे खांच के अंदर यानी सॉकेट के अंदर धंसा हुआ होता है। जैसे कि एक गोल हिस्सा हम किसी कटोरी रोटी है ना उसमें जाकर के ये धंस जाता है। जैसे हम माने कि यहाँ पे जैसे ये वाला हिस्सा है, कटोरी रोटी एक हिस्सा है और यहाँ पर ये जाकर के इसके अंदर घुसा हुआ है। ओके, ये होता है हमारा कटोरी रोटी हिस्से के अंदर गोल रोटी हड्डी जो होती है बॉल शेप गेंदनुमा हड्डी, वो क्या करती है जाकर के जुड़ जाती है और यहाँ से ये क्या करती है, हेल्प कर रही है हमें मूवमेंट में। ओके, तो ये हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कंदुकथलिका संधि के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि देखिए इसमें होता नहीं है संधि एक इस संधि में एक अस्थि का गोल रूपी इस संधि में एक अस्थि या जिसको हम हड्डी बोलते हैं, एक अस्थि का गेंद रूपी गोल भाग दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है, समझ में आया आपको? यानी ये है हमारा कंदुकथलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस संधि में एक अस्थि का गेंद रूपी गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में घुसा हुआ होता है। ओके, अब हम कह सकते हैं इसमें यह होती है कंधे व श्रोणि अस्थियां, कंधे की अस्थि और श्रोणि अस्थि यानी हमारे पैर में होती है। इसके एग्जांपल है कंधे व श्रोणि अस्थियां। इसके एग्जांपल है, इसको हम इंग्लिश में समझ सकते हैं यानी शोल्डर एंड हिप जॉइंट।
शोल्डर एंड हिप जॉइंट में होती है वो इसी तरह की हस्तियां होती है, कंधे में शोल्डर की हस्तियां यानी शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स जो होती हैं उसको क्या होती है, बंधुकलिका संधि। ओके, ये आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। एक और बात है, ये जो संधि होती है यह सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, आगे पीछे दाएं बाएं, हम कहीं भी इस हाथ को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। ओके, तो यह जो संधि है यहाँ पे देते हैं हम, यह सभी दिशाओं में, यह सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, यह सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। समझ में आ गया आपको? ये हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बंधुकलिका संधि। जैसा कि मैंने बताया कि संधि में एक अस्थि का गोल रूपी कैन रूपी गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में घुसा हुआ होता है। और इसका एग्जाम्पल हम बात करें शरीर के अंदर तो होते हैं शोल्डर एंड हिप जॉइंट, और ये होता है ये सभी दिशाओं में गति प्रदान करते हैं। ओके, एक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सेकंड के बारे में, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा बच्चों, अब दूसरी संधि की बात करते हैं, वो होती हमारी धुराग्र संधि, यानी इसको हम बोलते हैं फाइबर जॉइंट। धुराग्र संधि यानी फाइबर जॉइंट, ये होती है बच्चों हमारी गर्दन वाली संधि, जिसमें हम हमारे स्कल को हमारे बैकबोन से ज्वाइन करती है। तो हमारे स्कल को बैकबोन से ज्वाइन करती है, वो होती है हमारी धुराग्र यानी फाइबर जॉइंट। इसमें देखा है आपने, इसके द्वारा हम सर को भी आगे पीछे दाएं बाएं यानी चारों दिशाओं में हम इसको घुमा सकते हैं, है ना। इससे सर का हम गति प्रदान कर सकते हैं, यानी चारों दिशाओं में हम अपने सिर को गति प्रदान कर सकते हैं। ये होती है धुराग्र संधि। इस संधि में हम देखते हैं कि यह गर्दन में सिर को जोड़ने वाली अस्थि है, तो यानी यह सिर व गर्दन को जोड़ने वाली अस्थि है। यह सिर में गर्दन को जोड़ने वाली अस्थि, आप इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर संधि, क्योंकि अब हम संधि की बात कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं सिर व गर्दन को जोड़ने वाली संधि है। समझ में आया आपको? और इसके अलावा इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं सभी दिशाओं में हम उसको घुमा सकते हैं, यानी यह भी सभी दिशाओं जैसे कि आगे है, आगे पीछे, दाएं या बाएं की बात कर रहे हैं हम, दाएं या बाएं सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। ये हमने बात करी फाइबर जॉइंट यानी धुराग्र संधि। इसमें हमें जानना है कि यह सर व गर्दन को जोड़ने वाली संधि है, और यह भी सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, यानी हम सिर को आगे पीछे दाएं बाएं, ओके, यानी हम इसको चारों दिशाओं में इसको घुमा सकते हैं। ओके, ये हमने पढ़ा धुराग्र संधि। अब हम बात करते हैं बच्चों
ग्लाइडिंग जॉइंट यानी हिंज जॉइंट। और हम बात करते हैं देखिए अब पर हम बात करते हैं वो है हमारा हिंज संधि। हिंज संधि यानी इसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जॉइंट। आप देखिए बच्चों, ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है बच्चों, इसकी एक पहली बात हम देखेंगे कि यह केवल एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। ओके, जैसे कि है हमारी कोहनी की अस्थि, घुटने की अस्थि, हमारी जो कलाई है या फिंगर्स है, इनकी अस्थियां ये केवल एक ही दिशा में गति प्रदान करती हैं। हम हाथ को आगे पीछे तो कर सकते हैं, लेकिन हम हाथ के कोहनी है, कोहनी से हम एक ही दिशा में गति प्रदान करेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे, एक ही दिशा में गति प्रदान करेंगे, हम इसको पीछे लेके जा नहीं सकते। ओके, इसी तरह हमारा घुटना केवल एक ही दिशा में आगे की और पीछे की तरफ गति करता है, हम इसको ऊपर की तरफ यानी चारों दिशाओं में गति प्रदान नहीं कर सकते। ओके, तो ये होती है हमारी हिंज संधि यानी ग्लाइडिंग जॉइंट। सबसे पहले हमने लिखा यह संधि केवल एक ही दिशा में गति प्रदान करती है, गति प्रदान करती है। ओके, और क्या करती है, ये कहाँ की रहती है, जैसे कि हमारे कोहनी व हमारा घुटना होता है, घुटने की संधि, कोहनी व घुटने की संधि, ये क्या करती है, एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। टार्सल्स है, जो पैरों की अंगुलियां होगी, पंजे की जो हड्डियां हो गई, जैसे कि हमारे यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, वो भी एक ही तरह का संधि है, यानी वो पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गई हमारी हिंज संधि यानी ग्लाइडिंग जॉइंट। तो हमने तीन प्रकार की जो संधियां हैं, जो चल संधि है, उनके बारे में हमने पढ़ा। पहला दिन पढ़ा हमने कंतुकलिका संधि यानी बॉल है सॉकेट जॉइंट, सेकंड हमने पढ़ी धुलाभ संधि यानी पाइवट जॉइंट, और थर्ड हमने पढ़ा हिंज संधि यानी ग्लाइडिंग जॉइंट। और तीनों ही ये संधियां क्या होती हैं, चल संधि यानी मूवेबल जॉइंट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों अचल संधि, यानी अचल संधि कैसी होती है, इन्हें कहते हैं हम अचल। अब सेकंड जो पढ़ रहे हैं हम अचल संधि का, यह वो है अचल संधि यानी इनमूवेबल। इनमूवेबल जॉइंट, इनमूवेबल जॉइंट। अचल संधि जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, यानी ऐसी संधियां जो अस्थियां होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, लेकिन उनमें मूवमेंट नहीं होता है, अस्थियों में गति नहीं होती है, ऐसी जो संधि है उन्हें हम बोलते हैं अचल संधि। यानी इस प्रकार की संधि में गति नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होता। ओके, इस प्रकार की संधि को हम कहते हैं अचल संधि। जैसा कि हमने बात की थी, समझाया था मैंने आपको, जो हमारा स्कल होता है, स्कल में बहुत सारी बोन्स आपस में जॉइंट होती हैं, लेकिन उनमें मूवमेंट नहीं होता है। इसी तरह हमारे माउथ में, हमारे फेस के अंदर लोअर जो होता है, नीचे जो होता है, इसमें मूवमेंट होता है, लेकिन जो अपर जॉ है, ऊपरी जबड़ा है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, तो भी एक अचल संधि वाली एग्जांपल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ
पे सिस्टम यानी खोपड़ी की, सिस्टम यानी खोपड़ी की अस्थियां, खोपड़ी की अस्थियों, खोपड़ी की अस्थियों की संधि, संधि की बात कर रहे हैं ना। तो खोपड़ी की अस्थियों में जो संधि होती है वो भी क्या होती है? अचल संधि। इसके अलावा हम कह सकते हैं ऊपरी, ऊपरी जबड़ा यानी अपर जॉ जो होता है वह भी क्या होता है? अचल संधि होता है। अपर जो होता है वो भी अचल होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो हमने पढ़ा दृढ़ संधियों के बारे में, संधियों के बारे में हमने पढ़ा कि ये तीन प्रकार के वैसे तो बेसिकली दो प्रकार की होती है, चल और अचल संधि। और चल संधि भी तीन प्रकार की हमने पढ़ी अभी, तंतुकनिका संधि, सुराग संधि और खींच संधि। ओके, और अचल संधि के बारे में हमने सुना कि इस प्रकार की संधि में गति नहीं होती है और हमारे स्कल की जो जॉइंट्स हैं, स्कल में जो बोन्स जुड़ी हुई हैं उनके जॉइंट्स और बेस में अपर जो होता है वो भी अचल संधि का भी एग्जांपल है। तो हमें पढ़ा यहाँ पे आज संधियों के बारे में। तो बच्चों इसके बाद में हम एक पढ़ते हैं, हमने संधियां यानी कंकाल के बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया। इसके अलावा देखिए हमारी बॉडी में जो कंकाल है, कंकाल किससे घिरा हुआ होता है? कंकाल के चारों तरफ जो बोन्स होती है, बोन्स की तरफ चारों तरफ क्या होती हैं? क्या होती है? पेशियां। पेशियां यानी मसल्स। मसल्स हमारी जो स्केलेटन है उसके चारों तरफ जुड़ी हुई होती हैं, कसी हुई होती हैं, वो होती है लिगामेंट्स। पतले पतले जो तंतु होते हैं, जो तंतु आपस में जुड़े क्या होते हैं? लिगामेंट्स। और ये बोन से बहुत अच्छी तरह मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर सेकंड पेशियां। पेशियां यानी मसल्स। मसल्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, मानव कंकाल में अनेक अस्थि, उपास्थियां ये सब होती हैं। ओके, लेकिन हम अस्थि के बारे में हमने पढ़ा था, एक तो उपास्थि के बारे में हम पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अलग की उपास्थि क्या होती है, यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज देखिए उपास्थि यानी अस्थि जो होती है वो टाइट यानी मजबूत होती है, जबकि उपास्थि जो होती है कार्टिलेज ये अस्थि जैसी मजबूत नहीं होती है। एक मांसल संरचना है, पेशियां भी नहीं कहेंगे इसे, लेकिन ये क्या होती है? मांसल संरचना है और हड्डियों जितनी मजबूत नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपास्थि। जैसे कि हमारी ये कान का देखा है आपने, जैसा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये कान किससे टिके हुआ है? उपास्थि से, यानी कार्टिलेज। ये बोन्स होती है यानी नरम होती हैं, जिन्हें हम आसानी से मोड़ सकते हैं। मजबूत हड्डियों जितनी मजबूत नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा एयर कितना है? कान का बाह्य कर्ण है, ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज यानी उपास्थि। ओके, यहाँ पे इसको मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे थे बच्चों पेशियों की। तो जो पेशियां है, मानव शरीर का कंकाल अनेक अस्थि, उपास्थि व संधियों से मिलकर बना हुआ होता है। क्योंकि हम अब तक पढ़ चुके हैं जो मानव शरीर का कंकाल है वो क्या होता है? अस्थि, उपास्थि व संधियां, विभिन्न प्रकार की संधियों से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम लिखते हैं मानव कंकाल, मानव, क्योंकि हम मानव कंकाल की भी यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे स्केलेटन की बात कर रहे हैं, तो हम कोई लिख रहे हैं मानव कंकाल अनेक अस्थि, उपास्थि, अनेक अस्थि, उपास्थि व संधियों से मिलकर बना होता है। ओके, या जो मानव शरीर है ये अनेक अस्थि,
अस्थि वह संधियों से मिलकर बना हुआ होता है। अस्थियां एक दूसरे से, जैसे हमने बताया था कि अस्थियां जो होती हैं सारी वो एक दूसरे से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? पतले पतले जो तंतु होते हैं उनसे आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यानी अस्थियां एक दूसरे से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। यानी मानव कंकाल अनेक अस्थि व उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थियां एक दूसरे से लिगामेंट द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। अब बात करते हैं हाथ की, जब पेशियों की बात करते हैं, मसल्स की बात करते हैं, जैसे हमने क्या होता है हाथ को शिथिल रखा यानी रिलैक्स मूड में रखा तो हमने देखा कि जो लिगामेंट है वह मृदु हो जाते हैं और वो पतले होकर के लंबे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम हाथ को संकुचित करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो कोहनी से ऊपर वाला भाग है, यूट्रस का मैंने बताया था यहाँ पे, इस भाग के अंदर क्या होता है कुछ उभरा हुआ, जैसे हम संकुचित करते हैं तो कुछ उभरी हुई संरचना बनती है, वही क्या होती है जो पेशियां, यानी संकुचित करने पर जो उभरा हुआ पोर्शन आता है तो वही क्या होता है हमारी पेशियां यानी मसल्स होती है। यानी हाथ को हम हाथ की बात करें पेशी को समझाने के लिए अभी हाथ को संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट करने पर, संकुचित करने पर उभरा हुआ भाग क्या होता है? मसल यानी पेशी मसल कहलाता है। जब हमने हाथ को संकुचित किया तो क्या हुआ? उभर गया भाग क्या होता है? जैसे हमने हाथ को संकुचित किया तो यहाँ पर हाथ को उभरा हुआ और उभरे हुए भाग में जो जिसके कारण से ये भाग उभरा है वही क्या होती है? पेशी। लेकिन जैसे ही हमने हाथ को रिलैक्स किया, शिथिल किया, थोड़ा रिलैक्स नहीं किया तो वो अब लिगामेंट्स हैं वो क्या हो गया? लंबे और पतले हो जाते हैं। यानी संकुचित करने पर पेशियों का बढ़ जाती है। संकुचित करने पर क्या होगा? संकुचित करने पर पेशियां उभर जाती हैं। पेशियां उभर जाती हैं। जब भी हम हाथ को संकुचित करते हैं तो पेशियां उभर जाती हैं। अगर इस अवस्था में पेशी छोटी, कठोर व मोटी हो जाती है। इस अवस्था में पेशी छोटी, मोटी व कठोर टाइट हो जाती है, कठोर हो जाती है। यानी इस अवस्था में पेशियां क्या होती है? छोटी, मोटी और कठोर हो जाती हैं। नेक्स्ट की हम बात करें जो वो है अस्थि और शिथिल अवस्था में पेशियां लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। जैसे हमने हाथ को रिलैक्स किया तो पेशी है वो शिथिल होकर लंबाई में बढ़ जाती है। और शिथिल अवस्था में जो मसल का पेशी है, पेशी लंबाई में या फिर लंबी होकर, इसलिए हम कहते हैं लंबी होकर पतली हो जाती है।
ओके। और ये जो मसल्स हैं ये हमारे बॉडी मूवमेंट में यानी शरीर को गति करने में हड्डियों की सहायता करती हैं, यानी शरीर की गति में, शरीर की गति में ये पेशियां, मसल्स होती हैं, पेशियां सहायता करती हैं, यानी बोन्स की, अस्थि की ये सहायता करती है, मसल्स से बॉडी मूवमेंट में बोन्स की हेल्प करती है। ओके, तो हमने आज जो पढ़ा है बच्चों को, हमने पढ़ा है स्नायु के बारे में, दूसरा मसल्स के बारे में। मसल्स के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया कि मसल्स क्या होती हैं, जो उभरा भाग होते हैं, बात को जब हम संतुलित करते हैं तो जो उभरा भाग जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पेशी यानी मसल कहलाता है। जब पेशी को हम संतुलित करते हैं तो जो उभर जाती है, इस अवस्था में पेशी क्या होती है, छोटी, मोटी और टाइट यानी कठोर हो जाती है। शरीर को गति में ये पेशियां सहायता करती हैं, और जो हमारे हाथ को शिथिल करते हैं, रिलैक्स मूड में रहते हैं, तो पेशियां लंबी होकर के पतली हो जाती हैं। इतना हमने पढ़ा। इसके अलावा बच्चों आपके चैप्टर में जो है वो है पक्षियों में विभिन्न प्रकार की, जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियां। तो यहाँ अब हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में विभिन्न प्रकार की गतियां जंतुओं के अंदर की, किस प्रकार से अपनी गति को करते हैं। जितना हमने आज किया है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।